हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज़ एम्पायर में। और हमारी जो यूजीसी नेट जेआरएफ का फर्स्ट पेपर की प्लेलिस्ट चल रही थी, उसी सीरीज़ में ये हमारी अगली वीडियो है। और हम लोगों का 6 तारीख से, जैसा कि सभी को पता है, एग्ज़ाम स्टार्ट है। और आज हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है आज से लेके, तो रिवीजन हमारा बहुत फास्ट कर रहे हैं और कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी हम लोग सारे क्वेश्चन पेपर इसमें कवर कर लें। चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने पेपर की ओर बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग इसका जो सारणी है वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित तालिका में 5 कंपनियों ए से लेकर ई तक के वर्ष 2021 के साथ आय और व्यय मिलियन में को प्रदर्शित किया गया है। कंपनी का प्रतिशत लाभ या हानि निम्न प्रकार से है। जैसे लाभ या हानि प्रतिशत बराबर आय व्यय या व्यय, आय व्यय बटे व्यय और इनटू में 100। सारणी में दिए गए आंकड़े के आधार पर प्रश्न का उत्तर देना है हमें। वर्ष 2021 का कंपनी बार आय और व्यय, सबसे पहले जो कंपनियां दी गई हैं ए बी सी डी ई, उसके बाद उनकी आय दी गई है मिलियन में, और उसके बाद उनका व्यय भी मिलियन में दिया गया है। दोस्तों, हम लोग अब हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमें इसी सारणी की सहायता से सॉल्व करना है। वर्ष 2021 में किस कंपनी ने अधिकतम लाभ अर्जित किया? तो दोस्तों, ये हम लोग इसके लिए अपनी सारणी को सॉल्व करेंगे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। दोस्तों, लाभ निकालने के लिए सबसे पहले जो हमारी आय है और व्यय है, आय में से व्यय को हम लोग घटाएंगे तो जितना हमारे पास प्रॉफिट बच रहा है वही हमारे पास लाभ होगा। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आय में व्यय को घटा के उसका जो व्यय का प्रतिशत है और उससे हम लोग लाभ का प्रतिशत निकाल लेंगे दोस्तों, जैसे कि आप लोग इसकी व्याख्या में भी देख पा रहे होंगे। और इसमें हमारा डी जो है, कंपनी डी, इसने अधिकतम लाभ अर्जित किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए और बी कंपनियों का एक साथ मिलाकर प्रतिशत लाभ या हानि कितना है? तो ए प्लस बी, ए की आय कितनी है? 50 है, और ए और बी की आय 50 और 35 है। क्योंकि ए की आय 35 है, बी की आय 50 है, तो इन दोनों को पहले जोड़ देंगे, फिर इनका जो व्यय होगा उसको जोड़ के हम आपस में इनको घटा देंगे। तो दोनों की जो आय है उसका टोटल 85 है और जो व्यय है उसका भी टोटल 85 है। तो हमें ना कोई लाभ हो रहा है ना कोई हानि हो रही है, तो 0% लाभ या हानि, कोई भी लाभ हानि नहीं हो रही है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में सभी 5 कंपनियों को एक साथ मिलाकर लाभ या हानि का प्रतिशत लगभग कितना था? तो दोस्तों, इसमें पूछा गया सभी 5 कंपनियों का लाभ और हानि, तो ए बी सी डी ई, इन सबको जोड़ के फिर माइनस में उनका जो व्यय है वो उन सबको घटा देंगे। तो इनका जो टोटल आय है इनकी हुई है 210। 5 कंपनियों की जो आय है वो 210 होगी, और जो टोटल व्यय होगा इन 5 कंपनियों का वो 205 होगा। तो कहीं ना कहीं हमारा कितना प्रतिशत लाभ होगा? 5% लाभ। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि वर्ष 2021 में कंपनी डी की आय वर्ष 2020 की आय से 20% अधिक थी, तो कंपनी ने वर्ष 2020 में 20% आय अर्जित किया था, तो वर्ष 2020 में इसका व्यय मिलियन रुपए में लगभग कितना था? तो दोस्तों, इसमें जितना क्वेश्चन में पूछा गया है उतना जैसे कि मैं हर पेपर में बताती हूँ कि मैथ में हमें अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। बस अगर आप लोगों ने थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस की होगी और एक एक लाइन बस जितना क्वेश्चन बोल रहा है उसको फॉलो करते जाइए, आपका क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा, आंसर आपके सामने होगा। और दोस्तों, मैंने जो यूजीसी नेट पेपर 1 की है ये पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो जो भी लोग एक वीडियो देखते हैं तो वो लोग जाके प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस को देखें, और वो सारी वीडियोस आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। क्योंकि 2023 के मैंने जो लेटेस्ट पेपर हैं वो सारे मैंने पेपर 1 की बनाने की कोशिश की है। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि कंपनी ई के लिए वर्ष 2021 का व्यय वर्ष 2020 की तुलना में 20% बढ़ा दिया गया था, तो कंपनी ने वर्ष 2020 में 10% लाभ अर्जित किया था, तो कंपनी की वर्ष 2020 की आय कितनी थी? तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले क्या, 2021 में ई का व्यय कितना था? तो व्यय कितना था? 40 था।
तो 40 का हम लोग कितना प्रतिशत निकाल लेंगे, 10%। उसके बाद 2020 में ई का व्यय 42 है, तो 45 में 9 को जब घटाते हैं तो कितना आएगा, 36। और 2020 में ई का आय पूछा गया है, तो ई का आय निकालेंगे तो हमारा एक्स का मान कितना आ जाएगा, 39.6। अगला क्वेश्चन है हमारा इसी सीरीज में, इसमें कथन वाला क्वेश्चन है। कथन 1 है, निर्माणात्मक मूल्यांकन में विद्यार्थी के समग्र निष्पादन के संदर्भ में वर्ष के अंत में माता पिता को रिपोर्ट दी जाती है। और दोस्तों इसका कथन दूसरा है, संकलन समेटिव मूल्यांकन में शिक्षक कक्षा में छात्रों के संदेह का निवारण करता है। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही होगा। कथन पहला और दूसरा दोनों ही गलत है। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। निर्माणात्मक मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसका उपयोग किसी उत्पाद या कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। एक शिक्षक एक पाठ के दौरान छात्र की समझ का आकलन करने के लिए इसका उपयोग करता है। संकलनात्मक मूल्यांकन में शिक्षक वर्ष के अंत में माता पिता को रिपोर्ट देता है, क्योंकि संकलनात्मक मूल्यांकन का उपयोग किसी उत्पाद या कार्यक्रम के पूर्ण होने पर किया जाता है। तो अतः दोनों कथन असत्य हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों स्टेटमेंट वाला ही है। और दोस्तों अभी तक 2023 के पेपर 1 के मैंने जितने भी सेट कराए उसमें ये स्वयं से रिलेटेड क्वेश्चन 1 या 2 जरूर आया है, तो ये आप लोग अच्छे से देख लीजिए। तो कथन पहला है, स्वयं भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित एक कार्यक्रम है और यह शैक्षिक नीति में 6 आधारभूत सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए अभिकल्पित है। दूसरा स्टेटमेंट है, स्वयं को इन्फोसिस की सहायता से मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है, और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा सहयोग पूर्वक विकसित किया गया है। हमारा इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। कथन पहला और दूसरा दोनों क्या है, गलत है दोस्तों। तो हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्वयं भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। यह MOOC प्रोग्राम है जो इंजीनियरिंग, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में पाठ्यक्रम प्रदान करता है। यह शिक्षा नीति के 3 प्रमुख सिद्धांत पहुंच, क्षमता और गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट अनुक्रिया के सुदृढ़ीकरण के बिना घटित होना बताया जाता है और इसमें संसाधित की जाने वाली सूचना के तरीके में परिवर्तन शामिल प्रतीत होता है। इसका सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन बी होगा, अत्यक्त अधिगम, लेटेंट लर्निंग। अव्यक्त अधिगम वह अधिगम है जिसका प्रभाव तुरंत नहीं दिखता है। यह सिद्धांत टॉलमन द्वारा दिया गया है। इसे सुप्त अधिगम भी कहते हैं। इस अधिगम को विशिष्ट अनुक्रिया के सुदृढ़ीकरण के बिना घटित होना बताया जाता है और इसमें संसाधित की जाने वाली सूचना के तरीकों में परिवर्तन शामिल होता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्राउन और स्क्यू फ्लेटेली पार्कर के अनुसार सहयोगात्मक अधिगम के तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो इसमें ए दिया गया है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, बी है निरूपण, सी है विचार मंथन, डी है समूह संसाधन, ई है सामाजिक कौशल। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन सी होगा, ए डी ई। ब्राउन और श्यू फ्लैटेली पार्कर के अनुसार सहयोगात्मक अधिगम के तत्व व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, समूह संसाधन एवं सामाजिक कौशल है। यह ऐसी परिस्थिति है जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग एक साथ मिलकर कुछ सीखने का प्रयास करते हैं और एक दूसरे के संसाधनों और कौशल का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, उत्तम शिक्षण प्राकृतिक औपचारिक होता है। दूसरा कथन है, शिक्षण और प्रशिक्षण के मध्य कोई भेद नहीं होता है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन बी, कथन पहला और कथन दूसरा दोनों ही गलत हैं। तो उत्तम शिक्षण प्राकृतिक और औपचारिक नहीं होता है। एक अच्छा शिक्षक वह होता है जो विभिन्न शिक्षार्थियों और सीखने की शैलियों की विविधता के लिए विभिन्न तरीकों से अवधारणाओं को समझाने और प्रदर्शित करने में सक्षम है।
शिक्षण और प्रशिक्षण के मध्य स्पष्ट विभेद होता है, अतः दोनों कथन असत्य हैं। अगला क्वेश्चन हमारा संकल्पनात्मक परिकल्पना निम्नलिखित में से किस निहितार्थ से ली जाती है? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही होगा, सिद्धांत। हमारा अगला क्वेश्चन है आगमनात्मक उपागम में सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे उत्पन्न होता है? तो इसका बी ऑप्शन दोस्तों सही होगा, निष्पादित अनुसंधान। आगमनात्मक उपागम में सिद्धांत निष्पादित अनुसंधान से उत्पन्न होता है। तर्क की वह प्रक्रिया जिसमें एकांकी प्रक्षेपों के ज्ञात तथ्यों को जोड़कर अधिक व्यापक कथन निर्मित किया जाता है, आगमनात्मक उपागम कहलाता है और यह निगमनात्मक उपागम से भिन्न होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा इसी सीरीज में, जब किसी प्रतिदर्शित व्यक्ति का प्रेक्षण संरक्षित प्रेक्षण की पूर्व निर्धारित समयावधि में किया जाता है तो इसे कहा जाता है? दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही होगा, संकेंद्रित प्रतिचयन। संकेंद्रित प्रतिचयन। हमारा अगला क्वेश्चन है मानव जातीय अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता अपने आप को निम्नलिखित में से किसमें एक समयावधि के लिए शामिल करता है? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही होगा, सामाजिक परिवेश। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कथन है पहला, अनुसंधान में द्विबंधन प्रक्रिया अनुसंधानकर्ता की पूर्वाग्रही समस्या का प्रभावी समाधान है, और कथन दूसरा है, अनुसंधानकर्ता के पूर्वाग्रह की समस्या भी सहभागियों के गैर शाब्दिक संकेतन द्वारा सुलझाई जा सकती है। दोस्तों जो भी लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, जहाँ तक भी मेरी वीडियोस पहुँच रही हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मैं भी स्टूडेंट हूँ, सेल्फ स्टडी कर रही हूँ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोग किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और अगला टारगेट आपका क्या है। तो मैं भी कहीं ना कहीं वो तैयारी अगर कर रही हूँ तो आप लोगों के साथ अपने जो एक्सपीरियंस है, अपनी बुक लिस्ट है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसका कथन दूसरा है, अनुसंधानकर्ता के पूर्वाग्रह की समस्या भी सहभागियों के गैर शाब्दिक संकेतन द्वारा सुलझाई जा सकती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। कथन पहला सही है किंतु कथन दूसरा गलत है। तो जो गलत है वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि अनुसंधान में द्विबंधन प्रक्रिया अनुसंधानकर्ता की पूर्वाग्रही समस्या का प्रभावी समाधान है। अनुसंधानकर्ता के पूर्वाग्रह की समस्या भी सहभागियों के शाब्दिक संकेतों द्वारा सुलझाई जा सकती है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, अन्योन्य क्रियात्मक संप्रेषण प्रौद्योगिकियों के आगमन को निम्नलिखित रूप से वर्णित किया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, द्वितीय मीडिया युग। द्वितीय मीडिया युग। दोस्तों इसका सही इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। अन्योन्य क्रियात्मक संप्रेषण प्रौद्योगिकियों के आगमन को द्वितीय मीडिया युग के रूप में वर्णित किया जाता है। सोशल मीडिया साइट्स जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप को न्यू मीडिया कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण के प्रसारण की एक विशेषता यह है कि यह, इसका सही ऑप्शन डी होगा, आग्राहकों के लिए जीवंत होता है। संप्रेषण के प्रसारण की एक विशेषता यह है कि यह आग्राहकों के लिए जीवंत होता है। यह मास कम्युनिकेशन के भीतर एक ट्रैक होता है जो विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर उपयोग के लिए वीडियो और ऑडियो सामग्री से संबंधित होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, किसी धीर या कूल माध्यम की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो ए दिया गया है हाई डेफिनिशन, बी उच्च भागीदारी, सी यह सूचना की अल्प मात्रा प्रदान करता है, डी है यह ज्वलंत हॉट मीडिया द्वारा संपूरक होने की ओर प्रवृत्त नहीं होता है, और ई है ज्वलंत मीडिया द्वारा विस्थापित। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन, दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही है, बी, सी और ई। अगला क्वेश्चन है, छात्रों के श्रवण कौशल को निम्नलिखित में से कौन सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं? तो इसका ए है विद्यार्थी प्रोटोकॉल, बी है प्रशासनिक हित, सी है व्याख्यान की गति, डी व्याख्यान का समय निर्धारण, और ई क्षेत्रीय उच्चारण। तो इसका सही ऑप्शन सी होगा, सी, डी, ई। छात्रों के श्रवण कौशल को व्याख्यान की गति, व्याख्यान का समय निर्धारण और क्षेत्रीय उच्चारण सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। किसी के वाचन को सुनने और सुनकर अर्थ एवं भाव को समझने की क्रिया श्रवण कौशल कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट
तो पहला स्टेटमेंट है, शक्ति अभिजात्य वर्ग संप्रेषण मीडिया पर नियंत्रण स्थापित करके अपने आधिपत्य को और आगे बढ़ाता है। यह एक मिथक कथन है। दूसरा कथन है, संप्रेषण मीडिया के माध्यम से वे सदैव सामान्य जनता पर विजय पाने की योजना बनाते हैं और उनके अधिपति बने रहते हैं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन इसका डी है। कथन पहला असत्य है किंतु कथन दूसरा सत्य है। शक्ति संपन्न अभिजात्य वर्ग संप्रेषण मीडिया पर नियंत्रण स्थापित करके अपने आधिपत्य को और आगे बढ़ाता है, यह सत्य कथन है। ये वर्ग संप्रेषण मीडिया के माध्यम से सदैव सामान्य जनता पर विजय पाने की योजना बनाते हैं और उनके अधिपति बने रहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक निश्चित राशि कुछ साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों में ₹10,000 हो जाती है और वहीं समान मूलधन समान साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों में ₹11,000 हो जाती है। तो मूलधन और ब्याज दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें जैसे कि 2 वर्षों में 10,000 और 3 वर्षों में 11,000 हो रही है, तो इन वर्षों में 1 वर्ष का डिफरेंस है, मतलब कि 1 वर्ष में 1,000 रुपये इसका ब्याज बढ़ रहा है। तो अगर 2 वर्षों में 10,000 हो रही है तो इसका मूलधन हमारा सीधे सीधे 8,000 निकल आएगा। और अगर इसका ब्याज दर निकालनी हो तो हमारा जो 8,000 मूलधन निकलेगा, इसी से हमारी जो ब्याज की दर है उसका परसेंटेज निकालेंगे तो हमारी ब्याज की दर भी निकल आएगी। तो इसका डी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, जैसे कि आप लोग व्याख्या में भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रमन ने अमन से कहा कि वह लड़का जो वहाँ फुटबॉल खेल रहा है वह मेरे पिता की पत्नी की बेटी के 2 भाइयों में छोटा है। फुटबॉल खेल रहे लड़के का रमन से कैसा संबंध है? तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है, जो भी क्वेश्चन में कह रहा है सिर्फ हमें अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। इसका सही ऑप्शन डी, लड़के का रमन से कैसा संबंध है? तो जो लड़का है वो रमन का भाई होगा। अगला क्वेश्चन है, एक बालिका बिंदु P से चलना आरंभ करती है। दोस्तों हमें इसमें एक एक लाइन को बस फॉलो करते जाना है और एक डायग्राम ड्रॉ करते जाना है और उसके बाद आंसर हमें अपने आप पता चल जाएगा। एक बालिका जो बिंदु P से चलना आरंभ करती है और उत्तर पश्चिम दिशा में 10 मीटर चलती है और Q बिंदु पर पहुंचती है। इसके बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ती है और 10 मीटर चलकर बिंदु R तक पहुंचती है, जो सीधे तौर पर P बिंदु का पश्चिमाभिमुख है। वह पुनः दक्षिण पूर्व की दिशा की ओर चलती है। 10 मीटर चलकर S बिंदु पर पहुंचती है, जो सीधे बिंदु Q का दक्षिणाभिमुख है। वह S बिंदु से बिंदु P की ओर मुड़ती है और 10 मीटर चलती है। ज्यामितीय आरेख PQRS का आकार कौन सा है? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही होगा, वर्गाकार। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा रीजनिंग का है। एक निश्चित कूट भाषा में TROUBLE को ETLRBOU के रूप में लिखा जाता है। जो ट्रिक हमारी पहले में फॉलो हो रही होगी उसी ट्रिक से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें इसमें अपनी ट्रिक लगानी होती है कि इसमें कौन सी ट्रिक लग रही होगी, उस भाषा में प्रॉब्लम को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों आप लोग व्याख्या में देख सकते हैं कि आपकी जो बहुत सिंपल ट्रिक्स लगती हैं, बस आपको थोड़ी बहुत इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर थोड़ी भी आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऐसे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह की स्थानात्मक संख्या कौन सी होनी चाहिए? तो इसका दोस्तों ए ऑप्शन सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यद्यपि मैं लॉटरी जीतने पर अत्यधिक प्रसन्न हूँ लेकिन थोड़ा बहुत चिंतित भी हूँ। पिछली बार मैंने एक लॉटरी जीती थी जो अगली सुबह मेरी जेब काट ली गई थी। उपयुक्त युक्ति में कौन सा तर्क दोष है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन ए होगा, पोस्ट हॉक सांख्यिकीय विश्लेषण होते हैं जो डेटा देखने के बाद निर्दिष्ट किए जाते हैं। वे आमतौर पर 3 या अधिक समूह साधनों के बीच विशिष्ट अंतर को उजागर करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। प्रश्नानुसार युक्ति में पोस्ट हॉक तर्क दोष है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से कथन तार्किक रूप से समतुल्य हैं?
ए दिया गया है सभी विमान प्रदूषक वाहन होते हैं। बी है कोई भी प्रदूषक वाहन विमान नहीं होता है। सी है सभी गैर प्रदूषक वाहन गैर विमान होते हैं। और डी है कोई भी विमान गैर प्रदूषक वाहन नहीं होते हैं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ए, सी और डी। अगला क्वेश्चन है, यदि इस कथन सभी विमान प्रदूषक वाहन है को सत्य के रूप में दिया गया है तो निम्नलिखित में से किस कथन के तात्कालिक रूप से सत्य होने का अनुमान किया जा सकता है। तो ए है कोई भी विमान प्रदूषक वाहन नहीं है। सबसे पहले हमें कथन को ध्यान से पढ़ना है इसमें, जैसे कि सभी विमान प्रदूषक वाहन है, तो इसमें हमें ऐसा कथन ढूंढना है जो तात्कालिक रूप से इसी से मेल खाता हुआ है तो सत्य होने का अनुमान लगाया जा सकता है। बी दिया गया है कुछ विमान प्रदूषक वाहन होते हैं। सी है कुछ विमान प्रदूषक वाहन नहीं होते हैं। और डी है कोई प्रदूषक वाहन विमान नहीं होता है। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन है जो वो सही होगा, कुछ विमान प्रदूषक वाहन होते हैं। इसमें जैसे कि बोला गया सभी विमान प्रदूषक वाहन है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो बी ऑप्शन है वो पूर्ण रूप से सत्य हो सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन सी प्रतिज्ञप्तियाँ इस प्रकार संबंधित हैं कि वे दोनों असत्य नहीं हो सकती हैं यद्यपि वे दोनों सत्य हो सकती हैं। जैसे कुछ कार्य प्रदूषक वाहन होती हैं। बी कुछ कार्य प्रदूषक वाहन नहीं होती हैं। सी सभी कार्य प्रदूषक वाहन होती हैं। डी कोई भी कार प्रदूषक वाहन नहीं होती है। तो इसका बी ऑप्शन दोस्तों सही होगा, केवल ए और बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, शास्त्रीय भारतीय तर्कशास्त्र के न्याय मत के अनुसार निम्नलिखित में से किस युक्ति में आश्रय सिद्ध तर्क दोष सम्मिलित है। तो दोस्तों ए दिया गया है आकाश कमल सुगंधित है क्योंकि यह झील के एक कमल की तरह एक कमल होता है। बी दिया गया है ध्वनि शाश्वत नहीं है क्योंकि यह उत्पन्न की जाती है। सी शाश्वत है क्योंकि यह उत्पन्न की जाती है। और डी ध्वनि शाश्वत है क्योंकि यह श्रव्य होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आईसीटी में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्णी शब्द और उसके विस्तार का युग्म असंगत है। ए दिया गया है आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बी है यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सी है ब्लॉग वेब लॉजिक। और डी वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही होगा, ब्लॉग वेबलॉग का पूर्ण रूप होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक फोटोग्राफ भंडारण का 10 MB स्थान घेरता है तो 4 GB क्षमता वाली एक मेमोरी स्टिक ऐसे ही लगभग कितने फोटोग्राफ को भंडारित कर सकती है। तो दोस्तों हमें इसके लिए क्या करना है, एक फोटोग्राफ है 10 MB का, तो 4 GB में कितने MB होते हैं, लगभग 4000 MB होते हैं। तो 4000 MB या 4 GB में लगभग 4000 MB में अगर एक फ़ोटो 10 MB का है तो टोटल हम कितनी फ़ोटोज़ बना सकते हैं, 400 फ़ोटो बना सकते हैं। तो हमारा इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा कथन वाला। तो इसमें पहला कथन दिया गया है आप रैम से पढ़ सकते हैं और रैम पर लिख सकते हैं, जबकि आप रोम से पढ़ सकते हैं किंतु आप रोम पर लिख नहीं सकते हैं। और दूसरा कथन हमारा CDR-W का आशय कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल है और इस पर लिखा जा सकता है तथा इसे कई बार संशोधित किया जा सकता है, जबकि CDR का आशय कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल है और यहाँ R इंगित करता है कि यह केवल एक बार रिकॉर्ड योग्य है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, कथन ए और कथन दूसरा दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, MS वर्ड सॉफ्टवेयर में रिबन का प्रयोग होता है। वर्ड काउंट या शब्द गणना कमांड फीचर वर्तमान डॉक्यूमेंट्स में शब्दों की संख्या के साथ साथ निम्नलिखित की भी संख्या प्रदर्शित करता है। ए है लाइन, बी है वर्ड या कैरेक्टर, सी है अनुच्छेद या पैराग्राफ। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों डी होगा, ए, बी और सी। MS वर्ड सॉफ्टवेयर में रिबन का प्रयोग करते समय वर्ड काउंट कमांड फीचर वर्तमान डॉक्यूमेंट में शब्दों की संख्या के साथ साथ लाइन, वर्ड एवं पैराग्राफ की भी संख्या प्रदर्शित करता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं या सही है। तो अधिकांश वेब ब्राउज़र ए क्या है का एक होम पेज होता है। बी है में प्रयोक्ताओं
के पसंदीदा वेबसाइटों या पेजों को संचित करने की क्षमता होती है। सी है प्रयोक्ता द्वारा देखी गई वेबसाइटों की हिस्ट्री अपने पास रखते हैं। डी खोली गई वेबसाइटों में आगे और पीछे जाने की सामर्थ्य प्रदान करते हैं। ई प्रयोक्ता को इंटरनेट अभिगम प्रदान करते हैं। तो दोस्तों इसमें ए, बी, सी और डी सही है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है पवन फॉर्म क्या होते हैं। पवन फॉर्म, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। विद्युत उत्पादन के लिए पवन जनरेटर का वृहद स्तर पर संकेंद्रण। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा लिस्ट वाला है। पहली लिस्ट को दूसरी से सुमेलित करना है। तो पहले में प्रदूषक स्रोत है, दूसरे में श्रेणी है, जैसे कि मलमल, कृषि उर्वरक, भू अपरदन और ऊर्जा संयंत्र। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसका बी ऑप्शन सही होगा। और इसकी जो पहली सूची है, दूसरी सूची, इसकी हम लोग व्याख्या में ही देख लेते हैं। जैसे ए मल जल, इसकी श्रेणी है ऑक्सीजन मांग वाले अपशिष्ट। बी है कृषि उर्वरक, पादप पोषक तत्व। सी है भू अपरदन, ये है अवसाद या तलछट। और डी ऊर्जा संयंत्र, तापीय प्रदूषण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से जलवायु परिवर्तन के अत्यधिक साक्ष्य कौन से हैं। तो ए दिया गया है इसका अलास्का, पश्चिमी कनाडा और पूर्वी रूस में 50 वर्षों के दौरान औसत तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ गया है। बी है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र विश्व के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से गर्म हुए हैं। और सी है वर्ष 1915 में माउंट किलिमंजारो पर्वत के प्रसिद्ध हिम शिखर 85% समाप्त हो चुके हैं। डी दिया गया है पिछली शताब्दी के दौरान औसत वार्षिक वैश्विक तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया है। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही होगा, ए, सी और डी। अगला क्वेश्चन हमारा नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो पहले इसका हम लोग कथन देख लेते हैं। अनेकों मानवीय गतिविधियां बाढ़ की प्रचंडता और बारंबारता दोनों में वृद्धि करती हैं। और इसका कारण दिया गया है तैयार की गई सड़कें और पार्किंग भूखंड मृद में जल अंतःस्यंदन को बढ़ाते हैं और धाराओं और झीलों में बहाव की दर को धीमा करते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो सी होगा। ए सही है परंतु आर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के संदर्भ में हानि और क्षति निधिकरण लॉस एंड डैमेज फंडिंग पर निम्नलिखित में से किसमें सहमत हुआ था। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी COP27। अगला क्वेश्चन हमारा कथन वाला है। कथन पहला है प्राचीन हिंदू शिक्षा पद्धति के अनुसार लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा के प्रोत्साहकों द्वारा शिक्षा का एक पक्ष जिस पर बल दिया गया है वह है कि शिक्षा जहाँ तक व्यवहारिक हो निःशुल्क होनी चाहिए। और कथन दूसरा है प्राचीन हिंदू शिक्षा पद्धति के अनुसार लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा के प्रोत्साहकों द्वारा शिक्षा का एक पक्ष जिस पर बल दिया गया है वह कि शिक्षा जहाँ तक व्यवहारिक हो अनिवार्य होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए होगा। इसका कथन ए और कथन दोनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारत के उच्चतर शिक्षा आयोग का प्रथम ऊर्ध्वस्थ होगा। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों बी राष्ट्रीय शिक्षा नियामक परिषद NHERC नेशनल एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कथन वाला ही है। पहला कथन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति दस्तावेज के अनुसार शिक्षक को देश के शैक्षिक सुधारों में मूल सुधारों का बिंदु पथ होना चाहिए। और कथन दूसरा है ऐतिहासिक रूप से उपांतीय या समाज के अलाभकारी स्थिति वाले विद्यार्थी वर्गों को उनके निवास स्थान निरपेक्ष दत्त गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन सी होगा। कथन पहला सही है लेकिन कथन दूसरा गलत है। तो इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति दस्तावेज के अनुसार शिक्षक को देश के शैक्षिक सुधारों में मूल सुधारों का बिंदु पथ होना चाहिए। ऐतिहासिक रूप से समाज के लाभकारी स्थिति को
विद्यार्थी वर्गों को उनके निवास स्थान पर निरपेक्ष दत्त गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने 1883 में विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाओं के लिए लड़कियों को अनुमति दे दी? तो इसका सही ऑप्शन बी होगा, बम्बई विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कथन पहला है, ह्वेनसोंग भारत आया और तक्षशिला विश्वविद्यालय का विद्यार्थी बना। दूसरा कथन है, ह्वेनसोंग भारत आया और योग शास्त्र का विद्यार्थी बना। दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही होगा। कथन पहला गलत है लेकिन दूसरा कथन इसका सही है। चीनी ह्वेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और वह बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन एवं योग शास्त्र जैसे विषयों का अध्ययन करने के लिए भारत आया था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण किया था। इसके बाद दोस्तों हमारा, जैसे कि हम लोगों ने सारे सेट पेपर में देखा है, हमारे लास्ट के जो 5 क्वेश्चन होते हैं वो पैसेज पे आधारित होते हैं, जो कि गद्यांश हमारा दिया जाता है, उसी से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जितने भी गद्यांश आप लोगों ने अभी तक पढ़े हैं सेट पेपर में, आप लोग उससे प्रैक्टिस अच्छे से कर लें कि किस टाइप के क्वेश्चन जैसे बन जाते हैं और आप लोग गद्यांश से क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। ये गद्यांश कभी रिपीट नहीं होते हैं और इनके क्वेश्चन भी कभी रिपीट नहीं होते, लेकिन हाँ इनसे आप लोग प्रैक्टिस अच्छी कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको गद्यांश दिखा के और इसके जो क्वेश्चन और आंसर हैं वो आपको बता देती हूँ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मलय के विरुद्ध नौसैनिक अभियान किसने भेजा था? तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, चोल शासक ने। मलय के विरुद्ध नौसैन्य अभियान चोल शासकों ने भेजा था। अगला क्वेश्चन इसी पैसेज से है दोस्तों। पहला कथन है, भारत और चीन के बीच व्यापार हमेशा चीनी पोतों द्वारा होता था क्योंकि वे सदैव भारतीय पोतों से बेहतर होते थे। और कथन दूसरा है, मलय केरल में अवस्थित था। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन बी होगा। कथन पहला और कथन दूसरा दोनों ही गलत है। भारत और चीन के बीच व्यापार हमेशा चीनी पोतों द्वारा नहीं होता था और मलय प्रायद्वीप केरल में नहीं अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चीन के साथ भारत के व्यापार में निम्नलिखित में से किस कारक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ए है भारत में पोत निर्माण, बी है मजबूत नौसेना, सी है व्यापारियों का कौशल तथा उद्यम। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों डी होगा, ए बी सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से भारत के किन क्षेत्रों के शासकों ने चीन के साथ व्यापार बढ़ाने का प्रयास किया था? ए बंगाल, बी गुजरात, सी दक्षिण भारत। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन सी होगा, ए बी सी। दोस्तों इसका आखिरी क्वेश्चन है, भारत में पोत कारखाने कहाँ स्थित हैं? ए बंगाल, बी उड़ीसा, सी दक्षिण भारत और डी गुजरात। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा डी, ए बी सी और डी। दोस्तों इसके बाद हम लोग इसकी अगली वीडियो में मिलते हैं।